बलबन के सामने परिस्थिति ये थी कि बलबन के पीछे लगभग 4 शासक आए और कठपुतली की तरह थोड़ी देर शासन किए और गए। चलो राज सिंह। तो बलबन के सामने मुख्य चुनौती ये थी कि वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी आएगा और जाएगा। सस्टेन कैसे किया जाए, वो उसके सामने प्रश्न चिन्ह था। तो पूरी ऊर्जा उसने अपने राज्य को स्थायित्व देने में लगाई। जितना ही था वही हाथ में रह जाए उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मल्टीपल चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो राजमहल में ही था, क्योंकि वो गुलाम था। दूसरा क्रूप था। तीसरा वो इल्तुतमिश के वंशज के, अघोरी के वंशज का नहीं था। चौथा चालिहा का, जिस चालिहा का हेड था वही चालिहा ही उसके जान का दुश्मन बना था। पांचवा मंगोल आक्रमणकारी। छठवां राज, वो खर्च हो गया इन्हीं चीज को ठीक करने में। बंगाल पर आक्रमण किया था, बंगाल पर अधिकार भी किया, हालांकि थोड़ी देर में हाथ से निकल गया। लेकिन बलबन को कोई मौका नहीं मिला, उसका कोई उत्तराधिकारी योग्य बचा नहीं जो इस चीज को आगे बढ़ा सके, इसलिए उसने विजय नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक ही बेटा था। मैंने कहा कि इसका एक बेटा जिसका नाम जूना खां था, वही आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। बेटे तो कई थे, लेकिन इतिहास में कोई उनका विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। हेलो सपना, देव मित्रा। ओके राष्ट्रपति, थैंक यू सो मच। तो चलिए, और कोई किसी को डाउट? हाँ हाँ, कहीं से भी पूछो। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग देखते रहिए, और आपको जो कमेंट करना हो ना, जो फीडबैक देना हो, तो फीडबैक भी दिया कीजिए। स्थानापन्न राष्ट्रवाद। स्थानापन्न को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेस्ड। स्थानापन्न का मतलब होता है डिस्प्लेस्ड। जैसे ओरिजिनल चीज कोई आपके पास हो, एप्पल का मोबाइल हो आपके पास, तो अब स्थिति ये है कि एप्पल का मोबाइल 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आता है। किसी को एप्पल का मोबाइल शो करना हो, लेकिन उतनी हैसियत हो नहीं, तो वो क्या करता है, एप्पल का कवर लगा देता है, मोबाइल वही है, रिंगटोन वही लगा रहने देता है एप्पल का। तो दूर से दिखने में लगता है कि एप्पल का ही मोबाइल है, ठीक है ना, आईफोन है, लेकिन वो आईफोन होता नहीं। ऐसा ही राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी होता है। राष्ट्रवाद पैदा हुआ बेसिकली अंग्रेजों के रिएक्शन में, अंग्रेजी अत्याचारों के रिएक्शन में। तो अंग्रेज तो चले गए, तो वो वर्जन भी चला गया। तो अभी जो नया राष्ट्रवाद पैदा हुआ है, इसके कई वर्जन है। कुछ लोग राष्ट्रवाद को समाजवाद से जोड़ते हैं, कुछ लोग धर्म से जोड़ते हैं, कुछ लोग हिंदुत्व से जोड़ते हैं, कुछ लोग सेकुलरिज्म से जोड़ते हैं, कुछ लोग, देर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ सेम नेशनलिज्म। तो इसे कहते हैं स्थानापन्न राष्ट्रवाद। समझ गए? पेंडिंग क्लास। आदर्श, बिल्कुल सही बात। हाँ, फीडबैक शो होता है, जो कोर्स का फीडबैक आता है ना, सारा वो शो होता है। एंड्रॉइड में लगा के रखते हैं। स्वप्न, चलिए ठीक है। तो शुरू करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं जो हमने आज पढ़ाया है। तारीख फिरोज शाही का मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक का इतिहास। तारीख का मतलब होता है इतिहास। आपको याद होगा घायल का वो डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली, लेकिन नहीं मिला तो इंसाफ। तारीख का मतलब डेट नहीं होता है, तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। तारीख फिरोज शाही यानी फिरोज शाह तुगलक का इतिहास। तो एक ही नाम से 2 किताबें लिखी गई हैं, 2 ऑथर हैं। शमस सिराज रफीक भी लिखा है और बन्नी ने भी लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी। पद और प्रभारी, इसको लगाइए। अमीर कोही, अमीर अकबर, बरीद दबीर, इसको मैच।
गलती मत करो, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, पोल में पर्याप्त टाइम है, गलती करने की ज़रूरत नहीं है। अमीर है कोई, अभी शाम को ही हमने बताया, इसका संबंध है कृषि का प्रभारी अधिकारी से। अमीर आखोर का संबंध है घोड़े का कमान अधिकारी, बड़ी है खुफिया अधिकारी, दबीर है सचिव। नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा और उसकी जनता के कत्लेआम ने लोगों को 340 वर्ष पहले तैमूर के हाथों उसी प्रकार की विपदा की याद दिलाई। दूसरी ओर नादिर शाह ने सिंध पार के प्रांतों और पूरे अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था। आप लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसने यूपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है? गार्गी आपने भरा है? नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक। उस समय तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, 17 दिसंबर 1398, और नासरुद्दीन भाग गया गुजरात। तैमूर ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया। 15 दिन तक दिल्ली में कत्ल होता रहा। यही काम नादिर शाह ने भी किया था। लेकिन मुगल साम्राज्य पर आक्रमण के पहले ही नादिर शाह पूरे अफगानिस्तान और सिंध पार के सारे प्रांतों को जीत चुका था। इसमें ये बिल्कुल इलॉजिकल है, कह रहा नादिर शाह ने सिंध पार के प्रांतों और पूरे अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था। नादिर शाह आया ही उधर से है और जीतने के लिए ही आया है, तो बीच का छोड़ करके इधर क्यों जीतेगा? बीच का छोड़ देगा? मतलब ये उसी तरह से है कि आप भोजन कर रहे हो तो 10 निवाला नहीं खा रहे हो, एक निवाला उठा रहे हो, उसको नहीं खा रहे हो, तो 10वां निवाला खाओ। नादिर बहुत पहले, अहमद शाह अब्दाली तो अभी जल्दी आया था। नहीं, ए सही है, आर गलत है, सी विल बी करेक्ट। गार्गी जी मुझे ये बताइए कि क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं और मैंने भरा नहीं वो फॉर्म, मैंने देखा भी नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो दो चीजें आप बताइए। पहला तो ये कि उसका प्री एग्जाम कब है, और दूसरी चीज ये बता दीजिए कि उसके लिए स्टडी मटेरियल क्या है जो हम उनको रिकमेंड कर सकें, क्योंकि उसका सिलेबस अलग होगा। तो तैयारी कहाँ से करते हैं पेपर वन की, जो रिटर्न जो होगा ना ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स, प्रीलिम्स की तैयारी कहाँ से करेंगे, कौन कौन सी किताबें हैं, और उसका प्रीलिम्स होगा कब? क्योंकि 5-6 मैसेज आए हुए, मुझे पता ही नहीं, मैंने नेट पे भी सर्च किया, कोई संतोषजनक उत्तर मिला नहीं। बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के में से के कौन से तत्व हैं? क्वालिफिकेशन वही है, एमए एंड नेट। स्वेच्छाचारी राजतंत्र स्थापित अभिजात्य वर्ग गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गी। हिस्ट्री का कट ऑफ 54 गया है जमील का।
स्वेच्छाचारी राजतंत्र यानी जो सुल्तान था, वे निरंकुश था और पूरा का पूरा तंत्र उसका निरंकुश था। स्थापित अभिजात्य वर्ग यानी जो कुलीन वर्ग है, चालिहा है, तुर्की सरदार जो शासक को गद्दी पे बिठा रहे हैं, उतार रहे हैं, एलीट क्लास और गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गी और नए-नए ऐसे वर्ग पैदा हो रहे हैं, जो गैर कुलीन हैं, यानी जिनका कोई स्थापित इतिहास नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। जैसे वो न नौ मुसलमान हुए, खिलजी हुए, अफ़गानी हुए, अफ़ीकी हुए, है ना? गैर तुर्की मुसलमान को कह सकते हैं, गैर कुलीन वर्ग। तो बर्नी पूरा का पूरा जो इतिहास का विश्लेषण करता है, वो इन 3 धुरियों के अंतर्गत करता है कि सत्ता की धुरी कभी अब देखो जैसे पूरे गुलाम वंश मामलुक वंश में स्थापित अभिजात वर्ग नंबर 1 पे रहा है, इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश स्वेच्छाचारी राजतंत्र बहुत कम लोग ही एस्टेब्लिश कर पाए। उसमें इल्तुतमिश पहला है और बलबन दूसरा और ठीक है। इसके बाद बलबन के बाद यानी क्यूमर्स के बाद हम देखते हैं कि गैर कुलीन वर्गों के नवोदित सरदारों ने एक अपने वंश की स्थापना की, जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश। ये लोग तुर्की नहीं थे, हालाँकि कहते हैं कि तुर्की थे, लेकिन ये स्थापित तुर्की वर्ग के नहीं थे। शैयद वंश, लोदी वंश, ये लोग। इंडियन मुस्लिम भी आया था खुसरो शाह थोड़ी देर के लिए। हाँ, गार्गी जी, बेटर है कि किताब अगर आपके पास हो तो उसकी फ़ोटो खींच के मुझे मैसेज कर सकती हैं आप या यहीं शेयर कर दो। अच्छा, नाज़रीन ने क्वालीफ़ाई कर लिया, वेरी गुड। वो यूपीएचईसी की होगी और यूपीपीएससी का अलग है, यूपीएचईसी का अलग है। ओके। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट के पेपर में आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये कोई मैंने नहीं बनाया। बर्नी का तारीख-ए-फ़िरोज़शाही लिखने का उद्देश्य क्या था? शरीयत की रक्षा करना, मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, फ़िरोज़ शाह तुगलक को खुश करना, इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना। मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना नहीं, सॉरी, फ़िरोज़ शाह तुगलक को खुश करना इसका उद्देश्य था। तभी तो इसका नाम रखा था इसने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। फ़िरोज़ शाह तुगलक जब सुल्तान बना तो विरोधियों को दंड दिया गया। बर्नी की संपत्ति जब्त कर ली गई, रातों-रात कंगाल हो गए। तो बाद में बर्नी सुल्तान के क्रोध को शांत करने के लिए उसकी चापलूसी करने लगा। तो बर्नी ने अपनी किताब का शीर्षक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक को खुश करने के लिए रखा था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मलिक सरवर ज़फ़र खान, अलाउद्दीन हसन, दिलावर खान। हेलो? हेलो? आवाज़ नहीं आ रही? हाँ जी। हाँ सर, अब आवाज़ आ रही है? सर हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली इसकी कोई एक बुक तो है नहीं हाँ, यूपीएससी की और उसकी। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कुछ बता सकूँ। सर इसमें ना हमने पिछली बार क्वालीफाई किया था तो उसमें 9 पार्ट्स आते हैं। मतलब 9 भागों में वो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। हुँ, हुँ।
करंट अफेयर आपका पूरा एंड हुँ। कल्चर एंड आर्ट और ये साइंस वाला पोर्शन जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला पूरा मतलब आता है। तो ये पिछली बार क्वालीफाई कर लिया था आपने? सर हमने ना 2 बार यूपी पीसीएस का मेंस भी लिखा है सर। ये नेट की तरफ तो हमने अभी दिमाग दिया है पहली बारी। अच्छा, वेरी गुड। तो ये यूपीपीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर था, ये आपने क्वालीफाई किया हुआ है? जी सर। ये मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। सर असिस्टेंट प्रोफेसर का ना मेरा नेट क्वालीफाई है साइकोलॉजी से 2015 का। हुँ, तो हुँ, उसके बाद दिया था मैंने बीएड भी है, एमएड भी है मेरा। मैं एक्चुअली मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो बीएड है कैंपस से और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एमएड है। हुँ, तो हुँ। हाँ और तो सर पेपर पेपर कब है यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का, हिस्ट्री का? सर अभी इसकी डेट नहीं आई है, एक्चुअल डेट नहीं आई है और नहीं, ये 15 मार्च को लिखा हुआ है कैलेंडर में। सर वो कैलेंडर में ऐसे ही मतलब दे रखा है लेकिन अभी मतलब डेट एक्चुअल आएगी ना तो वो 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएगी क्योंकि कैलेंडर कभी रिलीज़ कर दिया गया था पिछली बार भी, लेकिन पेपर टाइम पे नहीं हो पाया था। अच्छा, एक बात बताइए कि टेंटेटिव कुछ आपको आइडिया तो होगा ही कि कब आ सकता है डेट? सर मार्च क्योंकि अभी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं तो मार्च अप्रैल में पेपर की डेट देंगे क्योंकि अभी पेपर लगे हुए हैं तीनों चारों। हुँ, हुँ। क्योंकि यूपी पीसीएस का भी डेट लगा हुआ है और उत्तराखंड पीसीएस का भी डेट लगा हुआ है, एमपी पीसीएस का भी डेट लगा हुआ है। तो इन तीनों को ना वो मर्ज नहीं करेंगे, तो इन तीनों की डेट निकाल के इस तरीके से क्योंकि क्या होता है कि जो सारे बच्चे हैं कहीं ना कहीं वही सारे बच्चे बैठते हैं एग्जामों में। हुँ, हुँ। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है अप्रैल के बाद आएगी प्रीलिम्स अप्रैल में ही आएगी सर, अप्रैल में आ जाएगी। यानी अप्रैल में ही पेपर होने की संभावना हाँ है? जी सर, मैं और सर कल बिल्कुल ऑथेंटिक डेट आपको बता दूंगी पूछ के। सर हाँ, एक्चुअली मेरे फादर आईएएस ऑफिसर हैं सर, दिल्ली में पोस्टेड हैं कौशिक जी। अरे वाह! यार तो ये तो सब चीज़ अच्छा आईएएस ऑफिसर है, वेरी गुड। जी तो सर, एक मेरे बात हस्बैंड भी एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर, अच्छा, एबीएम है वो। फिर जी सर। आप अभी कुछ नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं यहाँ अलीगढ़ में टीकाराम डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ सर, बीएड डिपार्टमेंट में। ओके, जी सर। ठीक है। सर तो ये एक्चुअली ब हिस्ट्री से मैंने अभी किया है ना एमए, क्योंकि इंटरेस्ट था पहले ऐसे हुँ, ही, और लेकिन मेरा साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री है, सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री है और एजुकेशन से मास्टर डिग्री है। हुँ। अच्छा, इसके लिए स्टडी मटेरियल यूपी ओरिएंटेड क्या आएगा? घटना चक्र सर का आएगा? नहीं, घटना चक्र में तो ठीक है, वो पेपर पुराने जो होते हैं ना वो ले लिए जाएँ, लेकिन ऑथेंटिक बुक जो होती हैं जैसे एक तो यूपी का सर्वे आता है पूरा, ऑथेंटिक आता है यूपी का सर्वे, वो हुँ, पढ़ा जाए क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपी के कम से कम आप 40 क्वेश्चन मान के चलिए, है ना? हुँ, और जितना भी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी वो लोग यूपी को ज़्यादा पूछते हैं। जैसे अभी हमारा मान लीजिए हिस्ट्री से हम दे रहे हैं, तो हुँ, हिस्ट्री में ना यूपी को ज़्यादा फोकस करेंगे। 1-2 चीज़ें इधर-उधर की हिस्ट्री पे पूछते हैं, बाद बाकी तो वैसा नहीं पूछते हैं। और 12th तक सभी सब्जेक्टों का 12th तक लेके चलते हैं वो, ऑल सब्जेक्ट। हुँ, 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 हुँ। अच्छा पेपर आता है सर। मैथमेटिक्स वगैरह? मैथमेटिक्स तो नॉर्मल आती है जैसे इसमें नेट वगैरह में आती है ना, हुँ, वैसे ही नॉर्मल, लेकिन ज्योमेट्रिकल मैथ्स ना 8 तक आती है, मतलब जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं, हुँ, तो वो वाली 8 तक आती है, अच्छी मैथ्स आती है ठीक-ठाक। हुँ, और रीज़निंग भी नॉन वर्बल, वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं वो भी। ओके। अच्छा, जी कोई सर। ऐसी एक बुक नहीं जिसमें सारा मटेरियल मिल जाए? सर पुराने पेपर देखने के बाद ना हमने तो घटना चक्र लिए थे सारे, मतलब सभी के इंडिविजुअली इंडिविजुअली घटना चक्र ले लिए थे पेपर्स के, हुँ, और फिर उनको पढ़ने के बाद टॉपिक बाय कॉपी पे अलग अलग कर लिया। मतलब एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद उनको अलग अलग कर लिया और उन्हीं के साथ यूपी का करंट और वो डेली न्यूज़ देखना और उनको लिखना।